हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निपथ कोर्स। एंड आज आप लोग का जो है फर्स्ट लेक्चर है। तो फर्स्ट लेक्चर में जैसे हम लोगों ने शेड्यूल जो है आप लोगों के साथ जो है शेयर किया है, उसमें हम लोगों ने जैसे बताया कि फर्स्ट डे जो है हम लोग का जो कोर्स में होगा वो बेसिक मैथ्स एंड वेक्टर जो है इसकी पढ़ाई की जाएगी फर्स्ट डे के दिन। अब जैसे बेसिक मैथ्स मैंने क्यों इंट्रोड्यूस किया है, इसके पीछे रीजन क्या है। जैसे स्टार्टिंग में अगर बात करें तो इनिशियली बहुत सारे स्टूडेंट्स वैसे होते हैं जो कि कोचिंग्स लेट से ज्वाइन करते हैं, जिसकी वजह से बेसिक मैथ्स बहुत सारे बच्चों का छूट जाता है, या बहुत सारे बच्चों को थोड़ा लेट ज्वाइन करने की वजह से समझ में नहीं आता और वो बेसिक मैथ्स वाले पार्ट छूट जाते हैं या फॉर्मूले भूल जाते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे पूरा डिटेल तो नहीं, लेकिन बेसिक मैथ्स में कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं ये चीज़ जो है आपको जो है इम्फेसाइज करने का ट्राई करूंगा कि किस किस पॉइंट को जो है आपको थोड़ा अच्छे से देख लेना होगा, ताकि उसका जो है जहां भी यूज आए वो आप अच्छे से कर सकें। तो सबसे पहले मैं कुछ आधे घंटे के टाइम में जो है मैं बेसिक मैथ्स जो है उसको समराइज करने का ट्राई करूंगा, एंड देन हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स। ठीक है। तो बेसिक मैथ्स में मेन जो पॉइंट होते हैं, जैसे अगर देखा जाए करेक्टराइज अगर किया जाए तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें बताने को होती हैं, लेकिन मेन मेन क्या चीजें आनी चाहिए, क्या क्या चीजें हम लोग को पता होनी चाहिए, उसको मैं पहले नोट डाउन करते जाता हूँ। जैसे बेसिक मैथ्स में फर्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो कुछ ट्रिगो के फॉर्मूले जो हैं, ट्रिगोनोमेट्री जो है इसका कुछ फॉर्मूला हम लोग को आना चाहिए, जो कि मैं यहां पर नोट डाउन करूंगा। दूसरा पॉइंट अगर जाएं तो बेसिक मैथ्स में हमें डिफरेंशिएशन आना चाहिए। डिफरेंशिएशन ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसके रूल्स हमें क्लियर होने चाहिए। फोर्थ पॉइंट, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ये हमें क्लियर होना चाहिए। एंड इसके अलावा कुछ बेसिक ग्राफ्स इसमें आते हैं। ठीक। तो ये जो है ये हमारे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो कि बेसिक मैथ्स में अगर पता है तो ये फिजिक्स में यूज आते हैं। ठीक है, इनका फिजिक्स में यूज आता है। तो अगर बात करें, जैसे ऑब्वियस सी बात है, सारे पॉइंट्स को जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि हम लोग का क्रैश कोर्स है, और इसमें हम लोग ट्राई करेंगे कि हर चीज को जो है थोड़ा थोड़ा जो है बताते चले, समराइज करते चले। और मेन हम लोग का फोकस ये होगा कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जैसे जेई मेन हुआ, जेई एडवांस हुआ, या नीट का जो एग्जाम है, तो मेनली उनमें कौन कौन वैरायटी के क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस पे हम लोग का मेन फोकस होगा कि बेसिक थ्योरी रिवाइज करने के बाद मेनली क्वेश्चंस का हम लोग जो है कैसे हम लोग क्वेश्चंस जो है आते हैं कैसे उनको डील करेंगे, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कैसे करेंगे, कैसे उनको अप्रोच होगा क्वेश्चन पे, ये इन पे हम लोग का मेन फोकस होगा। तो ट्रिगो में जैसे क्या क्या फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसकी बात करते हैं पहले। तो फर्स्ट इज ट्रिगोनोमेट्री। बच्चों जैसे ट्रिगो की अगर बात की जाए तो जैसे कुछ पॉइंट्स मैं ऐसे वर्बली बताता हूँ, क्या क्या चीजें अगर बाय चांस अगर नहीं आती होगी तो उसको ध्यान में रखना होगा। कि जैसे फर्स्ट, जैसे ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग एंगल्स वगैरह की बात करते हैं। ठीक है। तो एंगल्स का कन्वर्जन, जैसे डिग्री से हम लोग जो है रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसका जो है रूल हम लोग को पता होना चाहिए। और उसके लिए एक बेसिक फॉर्मूला है कन्वर्जन का, कि जैसे अगर कहीं भी डिग्री और रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला है कि पाई रेडियन। फर्स्ट फॉर्मूला जो होगा पाई रेडियन दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। इससे हम लोग चाहें तो रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास एक बेसिक रिलेशन है जो रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन में जाने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग का होगा कि यहाँ पे जो है जो भी एंगल्स है उनका कन्वर्जन। ठीक। एंगल्स कन्वर्ट करने के बाद जो भी एंगल्स हम लोग फाइंड करते हैं उसको कन्वर्जन के बाद हम लोग का थोड़ा सा साइन कन्वेंशन भी डिसाइड करते हैं एंगल में, कि जैसे हम लोग नॉर्मली करते क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल मेजर करते हैं उसको पॉजिटिव मानते हैं, क्लॉकवाइज को निगेटिव मानते हैं। तो ये सब एकदम बेसिक रूल्स है। ठीक है। अब बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले की, कि कौन कौन से फॉर्मूले जो फ्रीक्वेंटली आते हैं। ऐसे तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन किन किन फॉर्मूले का फ्रीक्वेंटली यूज आता है उनको हम लोग को जानना पड़ता है। तो फॉर्मूले में यहाँ पे थोड़ा लिस्ट डाउन करते जाता हूँ। तो हम ट्राई करेंगे कि इसमें जो भी ट्रिगो के जो फॉर्मूले हैं उन सबको मैं जो है यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दूं। तो फर्स्ट फॉर्मूला यही मान लेते हैं कि
पाई रेडियन दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेकेंड फॉर्मूले की अगर बात करें तो जो हम लोग का बेसिकली कंपाउंड एंगल्स के जो फॉर्मूले आते हैं, जैसे फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी, इसका एक्सपेंशन का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ऐसे ही यहां पे अगर माइनस हुआ तो यहां माइनस हो जाएगा, साइन ए माइनस बी दैट इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी इसका फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट फॉर्मूले की अगर बात करें तो कॉस ए प्लस बी ये होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। सिमिलरली कॉस ए माइनस बी ये होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये जो चार फॉर्मूले हैं इनका एक जो है फ्रीक्वेंटली यूज आता है। इसके अलावा इन्हीं फॉर्मूले से दो फॉर्मूले और डिराइव होते हैं। अगला फॉर्मूला लिखेंगे साइन टू थीटा। साइन टू थीटा ये होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऐसे अगर नेक्स्ट बात करें तो कॉस टू थीटा। कॉस टू थीटा की अगर बात करें तो ये फॉर्मूला कॉस टू थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस टू थीटा जो है इसको तीन फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा कॉस का फॉर्मूला हो गया। इसके अलावा एक दो और फॉर्मूले मैं यहां पर लिस्ट डाउन कर देता हूं ट्रिगो के। जैसे एक फॉर्मूला ये भी होता है कि साइन ए इंटू कॉस बी, इसी फॉर्मूले से आता है साइन ए इंटू कॉस बी दैट इज इक्वल टू 1/2 साइन ए प्लस बी एंड प्लस साइन ए माइनस बी। ये फॉर्मूला हो गया। इसी तरह इनको जो है यहाँ पे और फॉर्मूले डिफाइन कर सकते हैं। साइन ए इंटू कॉस बी जैसे फाइन किए वैसे ही हम लोग कॉस ए इंटू साइन बी फाइन कर सकते हैं। तो ऐसे फॉर्मूले जो हैं ये प्रोडक्ट्स जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले फॉर्मूले जो हैं ये होते हैं। तो इनका एक यूज आता है। इसके अलावा कभी कभी जो ऐसे जनरली इसका यूज तो कम है, लेकिन एक फॉर्मूला और है जिसका यूज आता है दैट इज साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो ये सब कुछ स्टैंडर्ड जो है हमारे ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले हैं जिनका फ्रीक्वेंटली यूज होता है। तो अगर ये फॉर्मूले याद है तो इनफैक्ट मतलब कहीं भी ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो जो भी लोग मैथ्स से हैं, जो लोग जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो कोई खास परेशानी नहीं है। जेई वाले बच्चे जो भी हैं उनको तो ये फॉर्मूले डायरेक्टली रटे रहते हैं, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं स्पेशली नीट वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ कि बाई चांस जो नीट की तैयारी जो बच्चा कर रहा होगा, तो नीट की तैयारी करने वाले बच्चों का थोड़ा सा मैथ्स वीक होता है, तो उनके लिए ये सब फॉर्मूले ध्यान रखने होंगे। कोई डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई उसका जो है ज़्यादा नहीं जानना है, बस फॉर्मूले याद रखेंगे। उसके एप्लीकेशन जहाँ पे इन फॉर्मूले का आएगा उन फॉर्मूले को हम लोग को जो है ध्यान देना होगा। तो एप्लीकेशन फॉर्मूले का जो है वो हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे जो है बेसिक फॉर्मूले हो गए ट्रिगोनोमेट्री के। अब इन फॉर्मूले के बाद ट्रिगोनोमेट्री में एक पॉइंट और मैं बताने का ट्राई करूंगा। जैसे ट्रिगोनोमेट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जैसे अगर कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए किसी पार्टिकुलर एंगल के लिए अगर वैल्यू फाइंड करनी हो, जैसे साइन 135 डिग्री की वैल्यू, tan 120 डिग्री की वैल्यू, ये जो वैल्यूज फाइंड करनी होती है ये कैसे फाइंड करते हैं। तो इनका एक बेसिक रूल होता है, वो मैं समझा देता हूं। जैसे एग्जाम्पल के थोड़े नहीं समझते हैं। जैसे ने किसी ने पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन
120 डिग्री। ठीक है, साइन 120 डिग्री की वैल्यू कैसे फाइंड करना है? तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम लोग का रूल ये होता है कि 120 डिग्री को दो एंगल्स में ब्रेक करते हैं। ठीक है, अब इसमें दो रूल्स होते हैं, दोनों रूल्स में एक ही साथ समराइज करता हूं कि इसको एक तो हम लोग चाहें तो इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई एंड प्लस माइनस थीटा के फॉर्मेट में ब्रेक कर सकते हैं। मीन्स कि साइन 120 डिग्री जो है इसको क्या लिख सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू साइन 180 डिग्री एंड माइनस 60 डिग्री, ऐसे लिखा जा सकता है। तो 120 को लिख लेंगे 180 माइनस 60 एंड इस फॉर्मेट में लिख लिया तो उसके बाद जैसे रूल 1 ये बोलता है फर्स्ट रूल के हिसाब से कि जो भी यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है वो इस एंगल के साथ बाहर जाता है, तो दैट इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। एंड अब चूंकि ये जो एंगल है सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, जैसे सेकेंड क्वाड्रेंट जो है सब लोग जानते होंगे टोटल एंगल को जो है 4 क्वाड्रेंट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं, एक्स और वाई एक्सिस है, टोटल अगर एंगल देखा जाए तो यहां से लेके यहां तक टोटल 360 एंगल फॉर्म होता है। तो इसको 4 पार्ट में, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये चीज जानते होंगे सब लोग। अब जैसे क्वाड्रेंट में क्या है कि 0 to 90 डिग्री जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 90 to 180 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट, 180 to 270 जो है थर्ड क्वाड्रेंट एंड 270 to 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे क्वाड्रेंट्स जो हैं उनका जो है क्राइटेरिया डिफाइन किया गया है। अब जैसे कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहां पे पॉजिटिव होगा इसके लिए जो है अष्टक रूल होता है। ठीक, अष्टक रूल क्या है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग लिखते हैं ए, सेकेंड में एस, थर्ड में टी एंड फोर्थ में सी। ए मीन्स होता है ऑल, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री में जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं सबकी पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव। इन सेकेंड क्वाड्रेंट एस का मतलब होता है साइन, साइन पॉजिटिव, एंड साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन, टैन पॉजिटिव है, टैन अगर पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, कॉस अगर पॉजिटिव है तो सेक थीटा भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 में सभी फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और एंड कॉट ये पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है। तो अब यहाँ पे वही अष्टक रूल जो है, बेसिक अष्टक रूल का यूज करके यहाँ पे प्लस माइनस साइन डिसाइड होता है कि जैसे पहला काम यह है कि इस एंगल को दो पार्ट में ब्रेक करो। फर्स्ट इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई एंड सेकेंड प्लस माइनस थीटा, ये फॉर्मेट है। अब अकॉर्डिंग टू दिस रूल ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है इस एंगल के साथ बाहर आता है। ठीक है, एंड चूंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है? पॉजिटिव होता है। तो साइन अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस साइन रहेगा, तो प्लस साइन 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस √3/2। तो ऐसे हम लोगों ने साइन 120 की वैल्यू फाइंड कर ली। ऐसे ही अगर सेकेंड एग्जांपल देखें, ये तो रूल 1 के हिसाब से बताया मैंने, रूल 2 से जा सकते हैं जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन चेंज होते हैं। जैसे साइन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कॉस हो जाता है, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन होगा। टैन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट होता है, कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री टैन हो जाएगा। तो जब फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में जाते हो कन्वर्ट होते हैं तो उसका रूल क्या होता है? तो वो सेकेंड रूल से आता है। अब उसमें जैसे इसी फंक्शन की बात करते हैं जो साइन 120 डिग्री की बात करें, तो साइन 120 डिग्री जो है अल्टरनेट ऐसे भी जा सकते हैं कि साइन 120 डिग्री दैट इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हैं जी। ठीक है, तो 120 डिग्री जो है इसको 90 प्लस 30 भी लिखा जा सकता है। लेकिन हाँ, दोनों में एक डिफरेंस है कि वहां पे जो फर्स्ट टर्म आ रही है इंटीजर मल्टीपल ऑफ 180 आ रही है, और यहां पर जो फर्स्ट टर्म आती है ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 आती है, यानी कि 1 × 90, 3 × 90, 5 × 90, ऑड मल्टीपल ऑफ 90। तो अगर इस एंगल को वैसे दो पार्ट में ब्रेक किया जाए जिसमें पहली टर्म ऑड मल्टीपल ऑफ 90 हो
एंड दूसरा टर्म प्लस माइनस थीटा जो है 0 से 90 के बीच का एंगल थीटा हो, तो इसमें अकॉर्डिंग टू रूल 2 ये जो भी फंक्शन है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में कन्वर्ट होता है। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉस, तो ये कॉस में चला गया और यहां से एंगल 30 डिग्री आ जाएगा। अब यहां पे प्लस होगा कि माइनस होगा, अगेन आस्टक रूल से डिसाइड होगा। तो 120 डिग्री जो है 120 डिग्री हम लोग का सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस रहेगा, यानी कि प्लस कॉस 60, एंड कॉस 60 जो है इसकी वैल्यू √3/2 होती है, तो ये हो जाएगा अगेन √3/2। तो ऐसे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ऐसे ही एक वैल्यू और मैं कैलकुलेट करा देता हूं, जैसे किसी को फाइंड करना है सपोज tan 135 डिग्री की वैल्यू अगर सपोज किसी को फाइंड करनी है, तो अगेन अब रूल 1 से जाएं या रूल 2 से जाएं, वैल्यू तो सेम ही आएगी, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो tan 135 को या तो 180 - 45 लिख लो, और नहीं तो 90 + 45 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको tan 135 इसको लिख लेता हूं tan 90 डिग्री + 45, यानी कि सेकंड रूल पे चला गया। फर्स्ट टर्म इज ऑड मल्टीपल ऑफ 90 एंड प्लस थीटा, तो रूल ये बोलता है कि ये फंक्शन अपने कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट होगा। tan का कॉम्प्लीमेंट्री होता है जी cot, तो tan का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया cot, एंड ये एंगल 45 डिग्री, ये 45 डिग्री यहां पे आ गया नहीं। एंड अब देखो एंगल 135 डिग्री जो है सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होगा, यानी कि tan तो निगेटिव हो जाएगा। तो tan अगर निगेटिव है तो यहाँ पर तो माइनस साइन होगा ना जी। एंड cot 45 डिग्री है, तो cot 45 डिग्री की वैल्यू 1, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। तो ऐसे किसी भी एंगल के लिए कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, चाहे हम चाहें तो रूल 1 या रूल 2 दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ध्यान बस ये रखें कि रूल 1 से जाएंगे तो जो फंक्शन लिखे हैं वही फंक्शन आगे कंटिन्यू होगा, उसमें फंक्शन चेंज नहीं होता है। रूल 1 में फंक्शन चेंज नहीं होता है। लेकिन जब रूल 2 की बात करते हैं तो रूल 2 में क्या है कि जो भी फंक्शन यहाँ पर हम लोग लिखेंगे उस फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कन्वर्ट होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का ट्रिगोनोमेट्री का जो बेसिक रूल है वो हम लोग का हो गया कि ट्रिगोनोमेट्री में क्या बातें पता होनी चाहिए। तो फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि ट्रिगोनोमेट्री में बेसिकली पहले तो एंगल्स का कन्वर्जन जानना होगा, पॉजिटिव एंगल निगेटिव एंगल क्या वो जानना होगा। डिग्री रेडियन का कन्वर्जन जानने के बाद जैसे कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं ये जानना होगा। एंड कुछ फॉर्मूले जो मैंने बताए वो बेसिक फॉर्मूले जो है ट्रिगोनोमेट्री के ये याद होने चाहिए। तो ये भी मैंने जो है ट्रिगोनोमेट्री का एक बेसिक पार्ट बता दिया। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट जो मैंने डिफरेंशिएशन की बात कही। डिफरेंशिएशन में अगर देखा जाए तो कुछ पार्टिकुलर फंक्शंस के डेरिवेटिव हम लोग को याद होने चाहिए। मैं डायरेक्टली जो है चेन रूल वगैरह को समराइज करके एक बार में जो है जो फॉर्मूले कुछ लिखते जाऊंगा, तो फॉर्मूले क्या होते हैं इसको ध्यान रखेंगे। तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक साइड फंक्शन एंड दूसरे साइड उसका डिफरेंशिएशन ये लिखते जाएंगे। तो एक साइड y = fx फंक्शन हो गया एंड दूसरे साइड उसका डिफरेंशिएशन dy/dx। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन लिखते जाते हैं। अब पहले फॉर्मूले पे आते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, इफ y इज इन द फॉर्म ax + b⁴n, यानी कि y जो है x का कोई फंक्शन x⁴n का फॉर्मेट दे रखा है। ठीक है, जहां पे a और b कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर y ax + b⁴n है तो इसका डिफरेंशिएशन जो होता है ये x⁴n के डिफरेंशिएशन की तरह इसको ले जाते हैं। तो ये जो भी पावर है पावर पहले मल्टीप्लाई होता है और ax + b पावर में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एंड जो भी x का कोफिशिएंट है x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हम लोग का हो गया y = x⁴n का फॉर्मूला। ऐसे ही बाकी फॉर्मूले लिखते जाएंगे। y अगर साइन है sin ax + b, तो इसका डेरिवेटिव होगा cos ax + b और इंटू x का कोफिशिएंट a।
ऐसे ही y इक्वल टू अगर cos ax प्लस बी है तो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ax प्लस बी एंड x के कोफिशिएंट a से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऐसे ही y अगर tan का फंक्शन है tan ax प्लस बी तो tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर ax प्लस बी हो जाएगा और x के कोफिशिएंट a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली y अगर cot ax प्लस बी है तो cot का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर ax प्लस बी होगा एंड अगेन x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा अगला फॉर्मूला अगर लिखा जाए, ये हमारे बेसिक फॉर्मूले हो गए। सिक्स फॉर्मूला y इक्वल टू अगर sec ax प्लस बी है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा sec ax प्लस बी इंटू tan ax प्लस बी और इंटू कोफिशिएंट a। तो sec थीटा का डिफरेंशिएशन sec इंटू tan होता है। सिमिलरली y इक्वल टू अगर cosec है तो cosec ax प्लस बी इसका डेरिवेटिव माइनस cosec ax प्लस बी और इंटू cot ax प्लस बी और इंटू ए। ठीक है, ये हमारे सारे ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शन है इसके जो है डिफरेंशिएशन आ गया। ठीक, इसी में अगर नेक्स्ट फॉर्मूले की अगर बात की जाए, y इक्वल टू ई टू द पावर ax प्लस बी अगर है तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, तो e टू द पावर ax प्लस बी हो गया, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर लो। सिमिलरली y इक्वल टू ln ax प्लस बी है तो log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है, तो 1 अपॉन ax प्लस बी एंड कोफिशिएंट ऑफ x से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये हमारे बेसिक डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं जो सबको याद होने चाहिए। तो डिफरेंशिएशन का जो मैंने फॉर्मूला चेन रूल को इंक्लूड करके लिखा है, अब इसी में ax प्लस बी की जगह पर केवल x हो जाए तो कन्वर्ट करके ले जा सकते हैं हम लोग। a की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो जो एकदम एक एलिमेंट्री जो फॉर्मूला होता है वो आ जाएगा। तो ये हम लोग का थोड़ा सा उससे आगे बढ़ के फॉर्मूला है जिसमें चेन रूल का यूज होता है। तो यूजिंग चेन रूल हमारे ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो सबको याद होने चाहिए, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले होते हैं। तो ये हमारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले थे जो हमारे बेसिक मैथ्स में यूज आते हैं। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले के अलावा जैसे हम लोग को नेक्स्ट जो हम लोग को मैक्सिमा मिनिमा का पॉइंट डिस्कस करना है। मैक्सिमा मिनिमा का मेन पॉइंट क्या है उसको मैं बताया। तो जैसे इन मैक्सिमा एंड मिनिमा अगर कोई भी फंक्शन दे रखा है y एज ए फंक्शन ऑफ x, कोई y(x) का फंक्शन अगर गिवन है एंड किसी ने पूछा कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है, कोई भी फंक्शन होता है, लॉग हो सकता है। तो अगर कोई पूछे कि इसका मैक्सिमा या मिनिमा क्या होगा तो कैसे फाइंड करेंगे। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा की कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं, वो बस हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो दो पॉइंट बस मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा कि अगर इसका मैक्सिमा मिनिमा अगर फाइंड करना है तो जैसे मान लीजिए कि ये फंक्शन हम लोग का है y एज ए फंक्शन ऑफ x, सपोज ऐसे दे रखा है। ठीक है, तो ये हम लोग का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हुआ और ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हुआ। और ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा दोनों पे अगर बात करें तो दोनों पे हम लोग बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ द कर्व, ये जो स्लोप होता है ये 0 होता है। एंड स्लोप का मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा दोनों पे अगर dy बाई डी एक्स फाइंड करें तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो या पॉइंट ऑफ मिनिमा हो, दोनों पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये वैल्यू 0 होती है। तो ये तो हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया कि चाहे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो या पॉइंट ऑफ मिनिमा हो,
dy बाय dx विल बी 0। लेकिन बात ये आती है कि किसको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मानेंगे, किसको पॉइंट ऑफ मिनिमम मानेंगे, तो उसके लिए डबल डेरिवेटिव टेस्ट जो है ये हम लोग को ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अभी उसी का फॉर्मूला लिखूंगा कि कब किसी फंक्शन का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा अगर चाहिए या पॉइंट ऑफ मिनिमा चाहिए तो कौन सा जो है हम लोग जो है उसमें अप्रोच यूज करेंगे। तो अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो एट द पॉइंट ऑफ maxima and at point of minima। फर्स्ट तो ये है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो dy बाय dx एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा dy बाय dx 0 एंड एट पॉइंट ऑफ मिनिमा ऑल्सो dy बाय dx इज 0। तो चाहे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो या पॉइंट ऑफ मिनिमा हो, दोनों पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 होगी। तो ये तो मैंने यहीं पे डिफाइन कर लिया कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा यहाँ पे है तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो यहाँ पे भी स्लोप 0 है, और ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो यहाँ भी स्लोप 0 है। तो चाहे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो या पॉइंट ऑफ मिनिमा हो, दोनों पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, इसके अलावा जो मेन हम लोग का डिफरेंस आता है डबल डेरिवेटिव में, कि अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, अगर कोई पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो वहां पे डबल डेरिवेटिव d2y अपॉन dx2 डबल डेरिवेटिव निगेटिव होता है। एंड अगर पॉइंट ऑफ मिनिमा है तो डबल डेरिवेटिव d2y अपॉन dx2 उस पॉइंट पे पॉजिटिव होता है। तो ये मेनली प्रॉपर्टी ध्यान रखना है, dy बाई डी एक्स तो दोनों पे 0 होता है, लेकिन अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पे डबल डेरिवेटिव निगेटिव और पॉइंट ऑफ मिनिमा पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव। तो ये हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा। अगर कहीं भी जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि वेलोसिटी, जैसे कोई एक्सप्रेशन देगा, काइनेमेटिक्स में बहुत सारे एक्सप्रेशंस आते हैं कि वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, या टाइम का फंक्शन दे देगा मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी। तो इस टाइप की जो भी चीजें मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के लिए आती हैं तो वहां पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा का यूज करते हैं। जैसे जेईई एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे रहेगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको मैक्सिमाइज करना है। तो ये सब जो भी क्वेश्चंस होते हैं, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना, मिनिमम वैल्यू फाइंड करना, तो उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम मैक्सिमा एंड मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगता है। तो जहां भी इस टाइप की चीजें आए तो चाहे तो हम लोग उसकी एक्सप्रेशन को, जिस चीज को मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है, उसके एक्सप्रेशन को जो है हम लोग मैक्सिमा मिनिमा से उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि पहले उसका डेरिवेटिव करके जिसका फंक्शन उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 करेंगे, और फिर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या कि पॉइंट ऑफ मिनिमा हो फाइंड करके, और जो भी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू होती है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले जो हैं ये सभी बच्चों को याद रहने चाहिए कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा की क्या कंडीशन होती है और पॉइंट ऑफ मिनिमा की क्या कंडीशन होती है। आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में जैसे अगर बेसिक बस याद करने के लिए अगर बात करें तो सिंपली इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि इंटीग्रेशन जो है नॉर्मली डिफरेंशिएशन का रिवर्स जो है, रिवर्स ध्यान रखना है, रिवर्स प्रोसेस होता है कि जो भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके हम लोग जो चीज फाइंड किए हैं, रिवर्स में अगर इंटीग्रेट करें तो ओरिजिनल फंक्शन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन जो है इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब मीन्स डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डेरिवेशन का उल्टा, डेरिवेटिव का उल्टा, तो डिफरेंशिएशन का अपोजिट जो है एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ये हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पे इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले अगर देखा जाए तो एक दो फॉर्मूले में केवल लिखूंगा, उसी को रिवर्स में लिख लेंगे हम लोग। जैसे एक साइड अगेन जो है y एज ए फंक्शन ऑफ x डिफाइन करेंगे एंड दूसरे साइड उसके इंटीग्रेशन की वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, ये फॉर्मूले लिख लेंगे। अब पहला फॉर्मूला y अगर ax प्लस बी टू द पावर n हो तो इसका इंटीग्रेशन होगा ax प्लस बी टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ध्यान रहे डिफरेंशिएशन में ये पावर मल्टीप्लाई होता था और पावर में 1 सब्ट्रैक्ट करते थे। यहां पे क्या है कि पावर में 1 ऐड कर रहे हैं और उसी पावर से डिवाइड कर रहे हैं, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड हो जाता है, ठीक है।
इसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी बोलते हैं, ठीक। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग ये लिखते हैं, लेकिन अगेन ये इंटीग्रेशन ऐसा नहीं कि n के सभी वैल्यू के लिए वैलिड होगा। n की वैल्यू अगर यहाँ पे -1 हो गई तो ये माइनस और ये प्लस 0 हो जाएगा, ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट फॉर्मूले पे जाते हैं। y अगर सपोज y cos फंक्शन दे रखा है cos ax प्लस बी, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो बस ये चीज ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएशन cos किसका है, तो साइन को डिफरेंशिएट करके cos लाए थे, तो cos को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन ax प्लस बी एंड अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x a से डिवाइड कर लेंगे। हाँ, यहां भी जैसे x का कोफिशिएंट a है तो a से डिवाइड होगा, x के कोफिशिएंट से डिवाइड होगा। तो डिफरेंशिएशन में x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में x के कोफिशिएंट से डिवाइड होता है, ठीक है। एंड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट से ये ऐड कर लेंगे। और ऐसे ही सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो अभी हम लोग डिफरेंशिएशन में डिफाइन किए थे वैसे ही रिवर्स लिखते जाएंगे। जैसे वहां पे साइन का डिफरेंशिएशन कॉस लिखे थे, यहाँ पे कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा। वहां पे कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन लिखे थे, यहाँ पे साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस लिख लेंगे। वहां पे tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा लिखे थे, सेक स्क्वायर एक्स लिखे थे, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan लिख लेंगे। तो रिवर्स में लिखते जाएंगे और जो भी x का कोफिशिएंट है उसे डिवाइड करते जाएंगे। हाँ, ध्यान रहे कि कोफिशिएंट को डिवाइड करने का जो रूल है ये तभी अप्लाई करेंगे जहां पे ax प्लस बी का फॉर्मेट है, यहाँ पे x का स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तो पावर 1 रहेगा तभी ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का जो है इंटीग्रेशन का रूल हुआ। अब जैसे इंटीग्रेशन में मेन जो पॉइंट होता है कि वैल्यूज फाइंड करने का, डिफिनिट इंटीग्रेशन का जो केस है वो फाइंड करने का। जैसे एक बेसिक एग्जांपल बता रहा हूं कि अगर कोई पूछे कि फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx फ्रॉम π/6 टू π/3, इस टाइप का अगर केस देखें तो इसको हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या है कि लिमिट्स लिखा रहता है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। अब इसका रूल क्या है बच्चों कि सबसे पहला काम यह है कि जब भी ये डेफिनेट इंटीग्रेशन आए तो जिस फंक्शन को पहले इंटीग्रेट करना है पहले उसका इंटीग्रेशन लिख लेते हैं। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, इसको इंटीग्रेट कर लिया एंड इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। लोअर लिमिट यहां पे नीचे लिखा जाता है π/6, नीचे आ गया, ये π/3 आ गया। एंड अब इस स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करने का रूल क्या है कि माइनस साइन चलो बाहर लिख लेंगे एंड जहां पे भी एक सारे पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट है π/3, तो π/3 पुट कर लिया और देन माइनस लोअर लिमिट cos π/6 पुट कर लिया, ठीक है। एंड अब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो cos π/3 कितना होता है बच्चों, cos π/3 इसकी वैल्यू होती है 1/2 और माइनस cos π/6 इसकी वैल्यू होती है √3/2, ये आ गया। अब माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/2 माइनस 1/2 हो जाएगा, यानी कि इसकी फाइनली वैल्यू आ जाएगी √3 माइनस 1/2। तो ये साइन एक्स का इंटीग्रेशन हुआ फ्रॉम π/6 टू π/3। तो कहीं भी इंटीग्रेशन अगर आए या डेफिनेट इंटीग्रेशन आए तो पॉइंट ये ध्यान रखना है कि पहले जिस फंक्शन का भी इंटीग्रेशन पूछा है पहले उसको इंटीग्रेट कर लेंगे और इंटीग्रेट करने के बाद इनकी वैल्यूज पुट करने का रूल ये है कि पहले जहां जहां पे इंटीग्रेशन के बाद जो भी एक्स आ रहा है पहले अपर लिमिट प्लेस करते हैं एंड देन माइनस करके लोअर लिमिट पुट करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों को। तो ये इसका बेसिक रूल है, इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। बाकी इंटीग्रेशन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं बस ये बताने का ट्राई कर रहा हूं। मैं यहाँ पे बेसिक मैथ्स में बस वो पॉइंट्स उठा रहा हूं जो कि आपको आने चाहिए। तो इंटीग्रेशन का मैंने बताया कि इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पता होने चाहिए और डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो पता होनी चाहिए। तो इस पे थोड़ा बहुत आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चन का। तो ये इंटीग्रेशन का पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं ग्राफ की। तो ग्राफ में अगर बात करें तो मैं केवल ये डिफाइन कर दूंगा कि किन किन चीजों का ग्राफ आना चाहिए आपको। अगर
फिजिक्स में स्मूथली चीज़ों को समझना है तो कौन कौन से ग्राफ्स आपको आने चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग को ग्राफ आना चाहिए स्ट्रेट लाइन का। पहला ग्राफ हमें आना चाहिए स्ट्रेट लाइन का। दूसरा ग्राफ हमें आना चाहिए पैराबोला का। थर्ड ग्राफ हमें आना चाहिए इलिप्स का, इक्वेशन एंड ग्राफ। फोर्थ इज सर्कल। फिफ्थ इज हाइपरबोला। सिक्स इज e to the power x एंड e to the power माइनस x। एंड इसके अलावा ln x जो है इसका ग्राफ आना चाहिए। ये हमारे कुछ बेसिक ग्राफ्स है, बाकी साइन एक्स कॉस एक्स ये सब का तो ग्राफ बेसिक है ही। तो ग्राफ में अगर देखा जाए तो ये सेगमेंट जो है हमारे इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, पैराबोला का ग्राफ, इलिप्स का ग्राफ, सर्कल का ग्राफ, हाइपरबोला, e to the power x, e to the power माइनस x एंड ln x। इन ग्राफ्स को थोड़ा सा एक बार इनका ग्राफ जो है सब लोग देख लेंगे। मैथ्स के जो बच्चे हैं उनको तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। बायो वाले बच्चे जो भूल चुके होंगे वो एक बार इन ग्राफ्स को देखेंगे। इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस कई बार आते हैं। ग्राफ के बहुत सारे सेगमेंट्स हैं हमारे, जैसे काइनेमेटिक्स में ग्राफ पूछता है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारे ग्राफ के कैसे जाते हैं, और भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत सारा ग्राफ का केस है। तो ग्राफ जहां भी आएगा तो इन्हीं सब चीज़ों में से कहीं ना कहीं चीज़ें आएंगी। तो ये ग्राफ्स वाले सेगमेंट जो है ध्यान रखेंगे। तो बच्चों ये हम लोग का रहा बेसिक मैथ्स वाला पार्ट, की मैंने बोला था कि बेसिक मैथ्स का जो है एक शॉर्ट रिवीजन करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बेसिक मैथ्स का पॉइंट मैंने अपने साइड से जो चीजें हो सकती हैं वो बताने का ट्राई किया, या एटलीस्ट ये बताने का ट्राई किया कि क्या क्या चीज आपको पढ़ना चाहिए, किन किन बातों पे आपको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट्स मैंने एक लिस्ट डाउन कर दिया कि अगर बेसिक मैथ्स किसी का बाई चांस वीक है तो थोड़ा सा टाइम निकाल के जो है बेसिक मैथ्स के इन पॉइंट्स जो भी मैंने डिस्कस किए हैं, दो दो तीन तीन चार चार क्वेश्चन आप रिवीजन कर लेंगे केवल, तो रिवीजन से वो चीजें जो है आप अपने आप आपको जो है रिकॉल हो जाएंगी। अब चलते हैं आगे। वेक्टर्स। बच्चों जैसा आपको पता है बेसिक डेफिनेशन तो सारे बच्चों को पता होंगे कि वेक्टर होता क्या है, स्केलर क्या होता है। डेफिनेशन वाइज अगर बात करें तो हम लोग सिंपली ये बोल सकते हैं कि वो सभी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, और वो जो वेक्टर रूल्स फॉलो करे या जिनको ज्योमेट्रिकली ऐड करते हैं उनको हम लोग वेक्टर्स बोलते हैं। एंड वो सारी फिजिकल क्वांटिटी जो केवल मैग्नीट्यूड वाइज जो है कंप्लीटली एक्सप्रेस हो जाती है उनको हम लोग स्केलर बोलते हैं। जैसे स्केलर्स में बहुत सारी क्वांटिटी है। मास जो है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है। मास हो जाएगा, डेंसिटी होगा, चार्ज होगा, डिस्टेंस है, स्पीड है, ये सभी स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर्स भी बहुत सारी क्वांटिटी डिफाइन की आप लोग जानते हैं, जैसे फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टॉर्क है, एंगुलर मोमेंटम है। ये सभी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया, ये सब क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर और वेक्टर्स क्या हैं ये तो रूल सबको पता ही है। ये बेसिकली डेफिनेशन जो है। बाकी स्केलर को जो है वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, वो सब बेसिक रूल आता होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी वेक्टर्स में हम लोग जो चीजें पढ़ने वाले हैं उसमें मेन पॉइंट क्या है जी। तो वेक्टर जो चैप्टर है उसको यहाँ पे इंक्लूड करने का मेरा मोटिव क्या है समझने का ट्राई करना है कि मैंने वेक्टर को इसलिए इंट्रोड्यूस किया कि वेक्टर के जो एप्लीकेशंस आते हैं वो क्या क्या यूज आ सकते हैं। जैसे वेक्टर एडिशन जो है ये यूज आता है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन का यूज आता है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट इनका यूज आता है, कंपोनेंट्स जो है उसको ब्रेक करना आता है। तो ये सब मेन मेन की पॉइंट्स हैं जो कि वेक्टर्स के पता होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि जैसे सारे रूल्स न जान बता के मैं क्वेश्चंस के थ्रू जो है कुछ बेसिक रूल बताएंगे और क्वेश्चंस के थ्रू उनको समझने का ट्राई करेंगे। तो जैसे वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों को एक साथ हम लोग जो है समराइज करने का ट्राई करते हैं। तो जैसे दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर्स को बच्चों एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो की जो लेंथ होती है वो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड दिखाता है, और एरो हेड की जो डायरेक्शन होती है वो वेक्टर की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है।
अब जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ठीक है, और दो वेक्टर्स के बीच का अगर एंगल फाइंड करना हो तो इन दोनों वेक्टर्स के टेल को ज्वाइन करते हैं और टेल को ज्वाइन करने के बाद इन दोनों डायरेक्शंस के बीच में जो भी स्मॉलर एंगल होता है दैट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो ये स्मॉलर एंगल है, ये हो गया एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। अब जैसे एडिशन के क्या रूल्स हैं, जैसे आप लोग को ऑब्वियस सी बात है ये चीज पता होगी कि वेक्टर्स को दो तरीके से दो रूल्स के साथ ऐड करते हैं। एक है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड दूसरा है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। दोनों रूल्स में अगर देखा जाए तो डायग्राम या बेसिकली डिफाइन करने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन दोनों में रिजल्ट्स की जहां तक बात है तो एग्जैक्टली सेम आती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक कोई रूल पकड़ते हैं और उसी में एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों जो है डिस्कस करने का ट्राई करेंगे। तो जैसे मान लो कि वेक्टर ए और बी इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों के टेल्स को ज्वाइन कर लिया और अब यहां पे मैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम जो इसको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा कि दोनों के टेल्स को ज्वाइन किया और एक पैरेललोग्राम कंप्लीट किया। पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के लिए दो साइड और प्लॉट करना पड़ेगा। अब ये जो कॉमन टेल से जाने वाला डायगोनल है, दिस डायगोनल इज देयर वेक्टर एडिशन। तो इसको अगर हम लोग आर से लिखते हैं तो आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये हम लोग का आर इक्वल टू ए प्लस बी हो गया। फिर से रिपीट करते हैं, जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है दोनों के टेल्स को ज्वाइन करो, टेल्स को ज्वाइन करने के बाद एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के बाद कॉमन टेल से जो डायगोनल जाएगा वो उनका वेक्टर एडिशन बताएगा। ऐसे ही इसी में अगर वेक्टर सब्ट्रैक्शन बताना हो तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे लिखा जाएगा, एडिशन को आर वेक्टर को हम लोग लिखते हैं ए प्लस बी, ऐसे लिखते हैं जी। सब्ट्रैक्शन को अगर मैं एस मानो तो एस को हम लोग लिखेंगे ए माइनस बी। मान लो कि ये लिखते हैं हम लोग ए माइनस बी को हम लोग लिख सकते हैं कि ए और प्लस माइनस बी, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। यानी कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन की बात करें तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन कुछ अलग से चीज नहीं है, निगेटिव वेक्टर का एडिशन जो है वही क्या है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। इसीलिए जो रूल्स बने हुए हैं वेक्टर में वो वेक्टर एडिशन के ही रूल बने कि ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम जो है वेक्टर एडिशन के रूल हैं और उन्हीं को वेक्टर सब्ट्रैक्शन में हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन के लिए ध्यान रखें जी कि अलग से कोई रूल नहीं है, जो भी एडिशन का रूल है वही सब्ट्रैक्शन में इंप्लीमेंट करते हैं। तो ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इसी डायग्राम में मैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन बताने का ट्राई करूंगा कि अब यहां पे क्या है कि a माइनस बी जब मुझे फाइंड करना है तो b के साथ माइनस साइन है मतलब अपोजिट वेक्टर, तो b का अपोजिट वेक्टर फाइंड करना है और वेक्टर a में ऐड कर देना है। अपोजिट वेक्टर फाइंड करने का रूल क्या है कि जितने लेंथ के यहां पे वेक्टर ड्रॉ किए उसके जस्ट अपोजिट एक दूसरा वेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो ये अपोजिट एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया और अब फिर से एक पैरेललोग्राम जो है प्लॉट करेंगे। तो ये पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया एंड अब कॉमन टेल से जाने वाला डायगोनल ये हो गया। ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन एस वेक्टर दिखाएगा वेक्टर ए माइनस बी, ठीक है। एंड एंगल की बात करें तो ए और बी के बीच में एंगल थीटा था, अब ए और ये हो गया माइनस बी, इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा जी, पाई माइनस थीटा हो जाएगा। यानी कि वेक्टर एडिशन का जो भी फॉर्मूला यहां पर डिफाइन करेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए और कुछ नहीं करना, केवल जो है जहां पे बी आ रहा है उसके जगह पे माइनस बी रखना है और जहां पे थीटा आएगा उसकी जगह पे पाई माइनस थीटा रखना है। तो अब इसके बेसिक फॉर्मूले क्या है जी एक बार बताता हूं। अगर ए प्लस बी या ए माइनस बी फाइंड करना है तो पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो मॉड आर, अगर दो वेक्टर्स ए और बी हैं और उनके बीच में अगर एंगल थीटा हो तो इसका मैग्नीट्यूड जो होता है दैट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab कॉस थीटा। ये वेक्टर एडिशन का मैग्नीट्यूड हो गया। एंड ऐसे ही वेक्टर सब्ट्रैक्शन का फाइंड करेंगे तो ये आता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab
कॉस थीटा। ये हो गया वेक्टर सब्ट्रैक्शन का। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एडिशन इस फॉर्मूले से आएगा और सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड इस फॉर्मूले से आएगा। अब एक चीज और मैं यहाँ पे बताने का ट्राई करूंगा कि जैसे यहाँ पे हम लोग दो पैरेललोग्राम फॉर्म किए हैं, हम लोग जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन वाला ये जो डायगोनल है, चाहे तो शिफ्ट करके इसको यहां से यहां ला सकते हैं। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये सब्ट्रैक्शन वेक्टर जो है, सब्ट्रैक्शन वेक्टर अगर चाहें तो ऐसे यहां पे भी प्लॉट हो सकता है ये, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन वेक्टर जो है ऐसे यहां पे प्लॉट कर सकते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा a माइनस बी। तो ये अगर a प्लस बी है तो ये a माइनस बी हो जाएगा। यानी कि एडिशन वेक्टर और सब्ट्रैक्शन वेक्टर दोनों जो हैं एक ही पैरेललोग्राम के जो है डायगोनल्स होते हैं। यानी कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स में जो भी रिलेशन होता है, जो भी उनकी प्रॉपर्टीज होती है, वो सब a प्लस बी और a माइनस बी में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर पूछा जाए, अगर किसी ने बोला कि a प्लस बी mod of a plus b is equal to mod of a minus b। वेक्टर एडिशन का मैग्नीट्यूड और वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड सेम है। इससे आप क्या कंक्लूड करते हैं? तो ऐसा नहीं कि कोई फॉर्मूला लिख के इसको सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट है, सिंपल सी बात है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि दोनों डायगोनल्स इक्वल लेंथ के हैं। अब बस ये सोचना है कि पैरेललोग्राम में वैसा कौन सा पैरेललोग्राम है जिसमें दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो इसमें दो कैसे जाएंगे, एक रेक्टेंगल का केस आएगा और दूसरा स्क्वायर का केस आएगा। तो अगर यहां पे कहीं भी ये कंडीशन आती है कि मॉड ऑफ a प्लस बी इक्वल टू मॉड ऑफ a माइनस बी, यानी कि या तो ये रेक्टेंगल रहा होगा नहीं तो स्क्वायर रहा होगा। और रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों की कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि जो साइड्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स जो है वो 90 डिग्री होगा। तो जैसे ही ये हम लोग को कंडीशन आए कि a प्लस बी इक्वल टू a माइनस बी, हम लोग तुरंत बोल सकते हैं कि थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे ही अगर कोई बोलता है कि a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू a माइनस बी, अगर ये कहीं पे लिखा हुआ है तो क्या हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं? तो अगर a प्लस बी और a माइनस बी परपेंडिकुलर हैं, यानी कि पैरेललोग्राम के जो दो डायगोनल्स हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं, वैसा पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर हो क्या हो सकता है? अब यहां भी या तो स्क्वायर होगा नहीं तो रोम्बस होगा। स्क्वायर एंड रोम्बस के डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। एंड स्क्वायर एंड रोम्बस की कॉमन प्रॉपर्टी क्या होती है जी? तो अगर स्क्वायर हो या रोम्बस हो, दोनों के केस में क्या होता है, साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो साइड्स इक्वल होंगे, तो जैसे ही ये कंडीशन देगा हम लोग बोल सकते हैं साइड इक्वल है, मतलब मॉड ए इक्वल टू मॉड बी, ये हो जाएगा। तो ये मैं इसलिए पॉइंट बता रहा हूं कि जैसे अगर ये डायग्राम पता रहे, याद रहे, तो ये चीज ध्यान रखना होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी जो है सेम डायगोनल, सेम पैरेललोग्राम के दो डायगोनल्स हैं, और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स के बीच जो भी प्रॉपर्टी होती है वो सारी प्रॉपर्टी इनके लिए हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब ये मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले के बाद जैसे एक दो फॉर्मूला और मैं बताता हूं। जैसे रिजल्टेंट का पूछता है कि रिजल्टेंट जो है वेक्टर ए से कितना एंगल फॉर्म किया, रिजल्टेंट का वेक्टर ए से एंगल क्या है या रिजल्टेंट का वेक्टर बी से एंगल क्या है, तो ये कैसे फाइंड करेंगे? तो अगर मैं tan अल्फा की बात करूं, यहां पर tan अल्फा जो है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर ए। तो tan अल्फा इसका फॉर्मूला जो आता है मॉड बी साइन थीटा अपॉन मॉड ए प्लस मॉड बी कॉस थीटा। ये हमारा हो गया tan अल्फा का फॉर्मूला। यानी कि रिजल्टेंट का वेक्टर ए से एंगल, यही रिजल्टेंट का वेक्टर बी से एंगल पूछेगा, तो बी से एंगल पूछेगा तो बी की जगह पे ए रख देंगे, यानी कि ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। तो बी की जगह पे ए आ जाएगा और ए की जगह पे बी आ जाएगा। तो tan बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर एंगल बीटा है तो tan बीटा लिख सकते हैं, tan बीटा दैट इज इक्वल टू मॉड ए साइन थीटा अपॉन मॉड बी प्लस मॉड ए कॉस थीटा।
और इसी फॉर्मूले में थीटा के जगह पे पाई माइनस थीटा पुट कर देंगे और बी के जगह पे माइनस बी रख देंगे, तो फिर ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन का आ जाएगा कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो है, सब्ट्रैक्शन वेक्टर का ए से एंगल क्या होगा और माइनस बी से एंगल क्या होगा, ये दोनों एंगल जो है इसी फॉर्मूले से आ जाएंगे। तो ये रहा ओवरऑल हम लोग का वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले क्या हैं और उनका बेसिक पॉइंट क्या है। ठीक, अब इसमें जैसे क्वेश्चंस किस वैरायटी के आ सकते हैं, एक्चुअली ये भी ध्यान रखें, वेक्टर सब्ट्रैक्शन का एक पॉइंट यही बता रहा हूं कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो है, जैसे इस डायग्राम को हम लोग चाहें तो अलग से ही प्लॉट कर सकते हैं। अगर केवल सब्ट्रैक्शन वेक्टर प्लॉट करना है ए और बी का, तो पहले दोनों वेक्टर्स को प्लॉट कर लो। ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी, दोनों के टेल्स को ज्वाइन किया। अब अगर कोई बोलता है कि ए माइनस बी प्लॉट करना है, तो ए माइनस बी में सब्ट्रैक्ट किसको कर रहे हैं, बी को, तो जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों वेक्टर्स के टेल को ज्वाइन करना है। जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके हेड से वेक्टर स्टार्ट होगा और जिसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके हेड तक आएगा। यानी कि बी के हेड से अगर ए के हेड तक आ जाऊं तो ये हो जाएगा हम लोग का ए माइनस बी, और ऐसे ही ए के हेड से बी के हेड को चले जाएंगे तो ये हो जाएगा बी माइनस ए। तो चाहे तो ये डायग्राम भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो होपफुली ये पॉइंट समझ में आया होगा सबको कि एडिशन क्या है, सब्ट्रैक्शन क्या है। अब बात करते हैं इस पे क्वेश्चंस की। तो एक दो क्वेश्चन जो है हम लोग जो है, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो आए हुए हैं या आ सकते हैं, जो चांसेज रिवीजन के लिए जरूरी है, उनकी बात कर लेंगे। तो जैसे एक पहले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये था कि इफ सम ऑफ two unit vectors is a unit vector, then find the magnitude of their vector सब्ट्रैक्शन। अगर दो यूनिट वेक्टर्स का सम अगर एक यूनिट वेक्टर है तो उनके वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होगा। अभी यहाँ एक क्वेश्चन में जानबूझ के यहाँ पिक किया, जैसे यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं ये चीज ध्यान रखेंगे। यूनिट वेक्टर्स वैसे वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल हो। दोज वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 1 are called unit vectors and unit vectors are unitless, उनका कुछ यूनिट नहीं होता। यूनिट वेक्टर्स केवल डायरेक्शन शो करते हैं बेसिकली अगर देखा जाए तो याद रखने के लिए बस ये पॉइंट याद रखेंगे कि वैसे सभी वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो दे कैन बी कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स। अब बोला है कि दो यूनिट वेक्टर का सम एक यूनिट वेक्टर है, तो दो यूनिट वेक्टर का सम अगर एक यूनिट वेक्टर है, यानी कि अगर मैं ट्रायंगल लॉ से जाऊं तो दो को ऐड करने पे जो रिजल्टेंट बन रहा है उसका भी वो भी अगर यूनिट वेक्टर है, यानी कि तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। दो यूनिट वेक्टर हैं तो उनका मैग्नीट्यूड 1, और जो रिजल्टेंट बना वो भी यूनिट वेक्टर है तो उसका भी मैग्नीट्यूड 1। यानी कि अगर ट्रायंगल लॉ से जोड़ें तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनना चाहिए जी। तो पहले ऐड करते हैं। तो मान लो कि ये हो गया कि यूनिट वेक्टर ए कैप, यूनिट वेक्टर को ध्यान रहे कैप सिंबल से डिनोट करते हैं, तो ये हो गया यूनिट वेक्टर का नोटेशन। कि वेक्टर में लोग एरो दिखाते हैं, यूनिट वेक्टर में एक कैप दिखाते हैं। तो एक यूनिट वेक्टर ये हो गया, दूसरा यूनिट वेक्टर ये हो गया बी कैप, एंड अगर इनका रिजल्टेंट सी एक यूनिट वेक्टर है तो तीसरा वेक्टर जब ड्रॉ करेंगे तो फर्स्ट के टेल से सेकेंड के हेड को जाने वाला ये रिजल्टेंट वेक्टर होता है, ये हो गया सी कैप। तो तीनों यूनिट वेक्टर हैं तो इस टाइप का ट्रायंगल बना होगा। तो सबसे पहला तो पॉइंट है कि हम लोग ए और बी के बीच का एंगल ही फाइंड कर ले, क्योंकि वेक्टर सब्ट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन अगर फाइंड करना है तो हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा √a² + b² - 2ab cos थीटा। तो ए बी तो चलो यूनिट वेक्टर है, उसकी वैल्यू 1 पुट कर देंगे, लेकिन cos थीटा तो चाहिए ना, और cos थीटा के लिए थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये हम लोग का डायग्राम दे रखा है यूनिट वेक्टर के दोनों का सम जो है वो क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो अब ए और बी को सम करके सी बना है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ, तो
तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर का तो एंगल 60 डिग्री होता है ना जी, तो ये हो गया 60 डिग्री, तो ये सभी एंगल हो गए 60 डिग्री। अब एंगल बिटवीन ए एंड बी फाइंड करेंगे, तो इसको आगे एक्सटेंड करो, यहां से यहां तक का ये एंगल जो है कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो ए और बी के बीच का एंगल क्या है 120 डिग्री, और अगर ए और बी के बीच का एंगल 120 डिग्री है तो अब तो केस आसान है। मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर सब्ट्रैक्शन ए कैप माइनस बी कैप, इसी की बात किया है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर सब्ट्रैक्शन यही पूछा है ना जी। तो इनका जब मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो ए कैप माइनस बी कैप कितना होगा जी बताओ, ये हो जाएगा, फॉर्मूला यूज करते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab कॉस थीटा, यही होता है नहीं फॉर्मूला, अभी लिखे थे हम लोग, फिर से एक बार दिखाते हैं। वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो अब जैसे इसको फाइंड कर लिया, तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो चूंकि ए और बी यूनिट वेक्टर्स हैं तो इसकी तो वैल्यू 1 पुट करनी है ना, तो ये हो जाएगा 1 + 1 -2 × 1 × 1 और इंटू कॉस थीटा, कॉस 120 डिग्री, एंड कॉस 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2। अभी हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हैं, जिसको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फाइंड कर लेगा, इसकी वैल्यू ये होती है -1/2, ये माइनस से माइनस हो गया जी प्लस, और ये 2 से 2 कैंसिल, 1 + 1 + 1 कितना हो गया जी √3। तो अगर दो यूनिट वेक्टर्स का सम अगर यूनिट वेक्टर है तो उनके वेक्टर सब्ट्रैक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी √3, यह होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का एक एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों का एक क्वेश्चन हो गया। ऐसे एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा ज्योमेट्री का क्वेश्चन करते हैं। ज्योमेट्री से लास्ट 2-3 साल में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ज्योमेट्री का एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन ये बोला है कि एक रेगुलर हेक्सागन है, एक रेगुलर हेक्सागन है जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, और इनमें जैसे ये हो गया पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी, ई एंड एफ। अब क्वेश्चन ये बोला है कि इनमें से किसी भी दो पॉइंट को मिला के एक वेक्टर फॉर्म किया जा सकता है। तो किसी भी दो पॉइंट को जो है ऐड करके एक वेक्टर फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जो वेक्टर का फॉर्मेशन हुआ है उसमें क्या है कि ए और बी को एक वेक्टर माना गया है, तो ए से लेके बी तक एक वेक्टर है, फिर ए से लेके सी तक एक वेक्टर है, फिर ए से लेके डी तक एक वेक्टर है, फ्रॉम ए टू ई एंड ए टू एफ, ऐसे वेक्टर्स प्लॉट किए हुए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि प्रूव दैट, और इसका जो सेंट्रल पॉइंट है दिस इज पॉइंट ओ, द सेंटर इज ओ, ये डिफाइन किया गया, हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर ए डी एंड प्लस वेक्टर ए ई एंड प्लस ए एफ दैट इज इक्वल टू 6 टाइम्स वेक्टर ए ओ, 6 टाइम्स ए ओ वेक्टर, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है, तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ, इन सबको ऐड कर दिया जाए
तो 6 टाइम्स एओ वेक्टर आएगा। अब इसको कैसे ऐड करें हम लोग? तो अब इसमें देखो एकदम बेसिक रूल है कि अगर हम लोग को यहां से यहां प्रूफ करना है तो लेफ्ट हैंड साइड देखा जाए तो 5 वेक्टर्स हैं, राइट साइड 6 टाइम्स एक सिंगल वेक्टर है एओ। तो किसी तरह इन सबको जो है एओ के फॉर्म में लिख देना है। अब इन पांचों में देखते हैं कि कौन सा वेक्टर रेडीमेड एओ के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अगर मैं वेक्टर एडी की बात करूं, एडी वेक्टर की अगर बात करें तो यहां पे हम लोग का ये वेक्टर है एओ और ये वेक्टर है एडी। एडी की लेंथ जो है एओ से डबल है, यानी कि एडी वेक्टर इक्वल टू 2 टाइम्स एओ तो लिख सकते हैं ना। तो ये जो वेक्टर एडी है इसको यहीं पे लिख लेंगे 2 टाइम्स एओ वेक्टर। ठीक है, एक का तो काम हो गया। अब बचे 4 वेक्टर ए बी ए सी ए ई एंड ए एफ। अब इनमें हम लोग को अरेंज करना है कि कैसे अरेंज किया जाए ताकि ये 6 टाइम्स एओ हो जाए। 2 टाइम्स एओ आ चुका है, इन 4 को ऐड करके और 4 टाइम्स एओ लेके आना है तो हम लोग अप्रूव हो जाएगा। अब किस किस को ऐड किया जाए? तो हम ये सोच सकते हैं यहां पे, जैसे सोचने का तरीका क्या होगा कि एडी जो है खुद एओ के 2 टाइम्स एओ के इक्वल है। तो इन चारों को ऐड करके किसी तरह अगर एडी में कन्वर्ट कर लें तो हम लोग का ऑटोमेटिक एओ में आते जाएगा। तो किस किस का सम एडी हो सकता है? तो अगर यहां पे देखा जाए, इस डायग्राम में अगर देखा जाए तो अगर मैं ए बी वेक्टर एंड ए वेक्टर इन दोनों को अगर ऐड कर दूं, अगर ए बी वेक्टर को ए बी वेक्टर और ए वेक्टर अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए एक ऐसे पैरेललोग्राम फॉर्म करके, तो डायगोनल फ्रॉम द कॉमन टेल पॉइंट एडी है, यानी कि ए बी प्लस ए इनको चाहे तो एडी लिख सकते हैं। तो ए बी वेक्टर एंड ए वेक्टर इनको क्लब किया जा सकता है जी। तो इनको क्लब करके लिख लिया 2 टाइम्स एओ। एडी मीन्स 2 टाइम्स एओ। अगर वो एडी है, ए बी प्लस ए अगर एडी है तो एडी तो 2 टाइम्स एओ है ही, तो ये हो गया। अब बचा ए सी और ए एफ। ए सी वेक्टर ये वाला है, ये ए सी वेक्टर है, और ए एफ वेक्टर ये वाला है। अब इन दोनों को ऐसे ऐड करना है ताकि एडी आ जाए। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर है, एक यहां पे ऐसे वेक्टर ड्रॉ कर देंगे ऐसे, या ऐसे एक साइड ड्रॉ कर देंगे, एक ऐसे साइड ड्रॉ कर देंगे, अगेन एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो गया। और इन दोनों का सम करेंगे तो डायगोनल फ्रॉम द कॉमन टेल पॉइंट ये एडी हो गया। ठीक है, तो ए सी वेक्टर एंड ए एफ वेक्टर इन दोनों को मिला के ये हो जाएगा 2 टाइम्स एओ वेक्टर। ठीक है, तो अब देख सकते हैं 2 टाइम्स एओ ये है, 2 टाइम्स एओ ये है और 2 टाइम्स एओ ये भी है, तो तीनों को मिलाकर क्या हो जाएगा? 6 टाइम्स एओ वेक्टर हो जाएगा। तो ये हम लोग का प्रूव हो गया। तो ये सब ज्योमेट्री के क्वेश्चन है कि ज्योमेट्री से अगर कुछ आता है तो कैसे जो है उसको कन्वर्ट करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो होपफुली समझ में आया होगा सबको। ठीक है, कुछ वेक्टर सब्ट्रैक्शन के 1-2 क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। जैसे एक और एक अच्छा क्वेश्चन है, जैसे अगर कहीं पे ये चीज दिया हुआ है कि दो रोड्स हैं, दो परपेंडिकुलर रोड्स हैं, एंड इन दोनों रोड्स पे 2 व्हीकल्स मूव कर रही हैं। ठीक है, व्हीकल ए जो है व्हीकल ए ये जा रही है नॉर्थ के डायरेक्शन में और इसकी वैल्यू दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड व्हीकल बी जो है ये ईस्ट की तरफ जा रही है और इसकी वेलोसिटी दे रखी है
15 मीटर पर सेकेंड। एकदम एक बेसिक क्वेश्चन है। अगर कोई ये पूछे कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो कैसे फाइंड करेंगे? रिलेटिव में इसका यूज आता है। तो विथ रेस्पेक्ट टू कहने का मतलब जिसके रेस्पेक्ट में फाइंड करना है उस वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर कोई ये पूछे कि फाइंड वी ए माइनस वी बी, इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, कैसे फाइंड करना है? तो अब इसको कैसे सॉल्व करें? एकदम बेसिक डायग्राम से सॉल्व करेंगे कि जिस VA माइनस VB फाइंड करना है, तो अभी वेक्टर सब्ट्रैक्शन हम डिस्कस किए हैं, तो जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है उसका अपोजिट वेक्टर फाइंड करना और दूसरे में ऐड कर देना है। तो मुझे बी वेक्टर जो है इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहला काम VA वेक्टर को प्लॉट करो, तो हो गया VA, और B की वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करना है तो अपोजिट करके जोड़ दो, तो ये हो गया VB। ठीक है, VA जो है VA की वैल्यू ये दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड, एंड VB इसकी वैल्यू दे रखा है 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बेसिकली माइनस VB हुआ, इसकी वैल्यू है 15 मीटर पर सेकेंड। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। तो VA माइनस VB फाइंड करना है, इन दोनों को ऐड करो जी। तो पैरेललोग्राम लॉ से पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, एंड कॉमन टेल से जाने वाला डायगोनल, ये जो डायगोनल होगा ये इनका रिजल्टेंट शो करेगा। ठीक है, तो ये हो गया VA माइनस VB। ठीक है, अब डायरेक्ट देख सकते हैं कि ये अगर 20 है और ये अगर 15 है तो ये कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। और जहां तक एंगल की बात है, कहीं से भी एंगल फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर ये एंगल थीटा है तो tan थीटा इक्वल टू P बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा ना। तो परपेंडिकुलर कितना है? 20 है, और बेस कितना है? 15 है। कितना आ गया जी? 4/3। और tan थीटा 4/3 किसके लिए होता है? ये होता है थीटा 53 डिग्री। tan थीटा 4/3 53 डिग्री, और tan थीटा 3/4 37 डिग्री के लिए। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि VA माइनस VB जो होगा यहां से 53 डिग्री पे जो है वेस्ट डायरेक्शन से 53 डिग्री नॉर्थ की तरफ होगा, एंड उसकी वैल्यू जो होगी वो 25 मीटर पर सेकेंड होगी। तो ये हम लोग का वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो है उसका रूल आ गया। तो एडिशन क्या है? एडिशन समझ लिए हम लोग। सब्ट्रैक्शन क्या है? सब्ट्रैक्शन भी समझ लिए हम लोग। एडिशन कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं वेक्टर्स को, उसके बारे में चर्चा किए। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं वेक्टर्स को, उसके बारे में भी चर्चा किए, और कुछ बेसिक क्वेश्चन किए। तो थोड़ा सा ये रिवाइज हो गया हम लोग का। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस और हम लोग जो है प्रैक्टिस के लिए करेंगे। बाकी आप लोग को एक आइडिया हो गया कि कहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना है। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। इसके अलावा जैसे एक और पॉइंट आता है वेक्टर्स को रिजॉल्व करने का, किसी वेक्टर को रिजॉल्व करना, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। किसी वेक्टर को कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो ये भी एकदम एक बेसिक एग्जांपल से ही समझेंगे। जैसे सपोज एक्स और वाई दो एक्सिस दे रखी हैं, और इसमें एक फोर्स डिफाइन कर दिया। सपोज एक फोर्स जो है ऐसे F दिया हुआ है, दैट इज 20 न्यूटन, एंड दिस एंगल इज 37 डिग्री। ये सपोज दिया हुआ है। ठीक, अब कोई पूछ दे कि इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, या ये अगर कोई वेलोसिटी है तो इस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा। तो कंपोनेंट मींस होता है भाग, पोर्शन। तो इसका हॉरिजॉन्टल पार्ट क्या होगा एंड वर्टिकल पार्ट क्या होगा। तो एक फोर्स ऐसे एंगल पे लग रहा है, उसका हॉरिजॉन्टल इफेक्ट जो होगा वो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एंड जो भी वर्टिकल वाला पार्ट है उसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। अब कैसे रिजॉल्व करते हैं इसको? तो सिंपल से मैं रूल बता रहा हूं। जिस वेक्टर को भी रिजॉल्व करना है, जैसे एक्स वाई एक्सिस में रिजॉल्व करना है, तो सबसे पहला काम उस वेक्टर के टेल को ओरिजिन से ज्वाइन कर लो। तो वेक्टर के टेल को ओरिजिन से ज्वाइन कर लिया। अगर हेड है तो इसको आगे पीछे स्लिप करके टेल को इस पे लेके आएंगे, तो वेक्टर के टेल को ओरिजिन पे ज्वाइन कर लेंगे, एंड फिर वेक्टर के हेड से
दोनों एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। अब जिधर थीटा मेंशन किया हुआ है उधर कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब इसका एक्स कंपोनेंट यहां से यहां तक होगा और ये बेसिकली थीटा के करस्पॉन्डिंग बेस है ना, तो बेस के साइड कॉस एच कॉस थीटा होगा ये। तो इसका हाइपोटेन्यूज 20 है, तो ये हो जाएगा 20 एंड इंटू कॉस थीटा, कॉस कितना 37 डिग्री, ठीक है। तो वैल्यू फाइंड करेंगे तो कॉस 37 कितना होता है, कॉस 37 की वैल्यू ये होती है 4/5, 5 से 4 टाइम्स कैंसिल हुआ, कितना आ गया 16 न्यूटन। और वैसे ही इसका परपेंडिकुलर वाला पार्ट ये वर्टिकल कंपोनेंट, तो वर्टिकल कंपोनेंट ये होगा और ये हो जाएगा साइन 37, तो 20 साइन 37, और साइन 37 कितना होता है 3/5 होता है, 3/5 करेंगे तो ये हो जाएगा 12 न्यूटन, ठीक है। तो यानी कि इस फोर्स एफ को लिख सकते हैं 16 आई कैप और प्लस 12 जे कैप। ध्यान होगा कि आई जे के जो हम लोग एक्स वाई जेड के लिए यूज करते हैं, अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो आई कैप उसकी डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव एक्स की तरफ है तो निगेटिव की तरफ है तो माइनस आई कैप, वैसे ही पॉजिटिव वाई की तरफ होगा तो प्लस जे कैप, निगेटिव की तरफ होगा तो माइनस जे कैप। तो ये वेक्टर के नोटेशन है। जेड एक्सिस के लिए के कैप यूनिट वेक्टर यूज होता है, तो पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ जाएंगे तो प्लस के कैप, निगेटिव की तरफ जाएंगे तो माइनस के कैप। तो ये जो फोर्स है इस फोर्स को क्या लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू 16 न्यूटन आई कैप प्लस एक्स की तरफ और प्लस 12 न्यूटन जे कैप। ये हम लोग का ये फोर्स हो गया। तो किसी भी फोर्स को, किसी वेलोसिटी को, किसी डिस्प्लेसमेंट को कैसे रिजॉल्व करना है, मोमेंटम को कैसे रिजॉल्व करना है, आगे रिजॉल्व करने के बहुत सारे कैसे जाएंगे, जैसे न्यूटन्स लॉ में रिजॉल्व करना होगा, फोर्सेज का रिजोल्यूशन होगा, इवन काइनेमेटिक्स में वेलोसिटी को रिजॉल्व करेंगे। तो वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम बहुत सारे रिजॉल्व करने के कैसे जाएंगे। तो जब भी रिजॉल्व करने का केस है तो ये रूल ध्यान रखेंगे कि जिस वेक्टर को रिजॉल्व करना है पहले किस लाइन के लॉन्ग रिजॉल्व करना है उसको जैसे ज्वाइन कर लेंगे। तो दो परपेंडिकुलर लाइंस जिनके लॉन्ग रिजॉल्व करना है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट पे वेक्टर का टेल होना चाहिए, और तब थीटा जिधर लिखा हुआ है उधर कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे साइड साइन से मल्टीप्लाई करके उसको लिख लेंगे। पॉजिटिव डायरेक्शन होगा तो प्लस के साथ साइन के साथ, निगेटिव होगा तो माइनस के साथ, ठीक है। तो ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हुआ। नाउ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन की अगर बात करें तो ध्यान होगा वेक्टर को जो है दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डॉट करके मल्टीप्लाई करते हैं और क्रॉस करके मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों के अलग अलग रूल्स होते हैं। डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है एंड क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो कई जगह पे इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में लिखा बोला रहता है। तो डॉट प्रोडक्ट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड क्रॉस प्रोडक्ट इज वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर इसके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज स्केलर प्रोडक्ट, सेकेंड इज वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट जो है इसको हम लोग बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट, एंड वेक्टर इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट को लिखने का तरीका होता है ए डॉट बी, एंड क्रॉस प्रोडक्ट इसको लिखने का तरीका होता है ए क्रॉस बी। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे। ऐसे लिखने पे ये स्केलर क्वांटिटी होता है और ये वेक्टर आता है। अब इसमें बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं डॉट एंड क्रॉस के टर्म में डिफाइन होते हैं। जैसे डॉट के टर्म में अगर बात करें तो वर्क जो होता है एफ डॉट एस, वर्क डन जो है किसी फोर्स का वर्क अगर फाइंड करना है तो वर्क डॉट प्रोडक्ट से आता है। पावर फाइंड करना है,
पावर डॉट प्रोडक्ट से आता है, फ्लक्स फाइंड करना है तो फ्लक्स का कैलकुलेशन जो है डॉट प्रोडक्ट से होता है। तो ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी डॉट प्रोडक्ट के टर्म में डिफाइंड होती हैं। वैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म में भी डिफाइंड होती हैं कि जैसे टॉर्क फाइंड करना है तो क्रॉस प्रोडक्ट से फाइंड करते हैं, एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है क्रॉस प्रोडक्ट से फाइंड करते हैं। तो ये सब क्वांटिटी जो है क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म में डिफाइंड होती हैं। अब डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों की वैल्यू कैसे डिफाइन किया गया हम लोग को देखना है। तो पहले डॉट प्रोडक्ट क्या है उसकी वैल्यू मैं डिफाइन कर लेता हूं। डॉट को कैसे डिफाइन किया गया है, या दोनों को एक साथ डिफाइन करते हैं। अगर दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो डॉट प्रोडक्ट तो बहुत आसान चीज है। डॉट प्रोडक्ट बोलता है कि ए डॉट बी ये होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, ये होता है ए डॉट बी। लेकिन वहीं अगर क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट में इसको लिखते हैं मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, और ये होता है ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो एक तो मैग्नीट्यूड में डिफरेंस है कि डॉट प्रोडक्ट होता है ए बी कॉस थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में चूंकि कोई डायरेक्शन नहीं होती तो ये जो भी वैल्यू आएगा वही इसका फाइनल चीज हो गया। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन भी होती है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन के लिए कैसे जाते हैं, तो डायरेक्शन के लिए दो रूल्स होते हैं। ठीक है, तो फॉर द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट दो रूल्स होते हैं। फर्स्ट इज राइट हैंड थंब रूल, एंड सेकेंड इज राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड थंब रूल एंड राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक, अब चीजों को जैसे थोड़ा सा ये सब टर्म्स जो है मैं बस ऐसे ज्यादा लिखते हुए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है नोट्स तो मिल ही जाएंगे, तो ज्यादा ना लिखते हुए मैं चीजों को बताने का ट्राई करता हूं कैसे फाइंड करते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि अगर ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए फाइंड करना है तो जैसे ए क्रॉस बी में ए फर्स्ट वेक्टर हो गया, बी सेकंड हो गया, वैसे ही अगर बी क्रॉस ए फाइंड करेंगे तो बी फर्स्ट होगा, ए सेकंड होगा। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल अगर मुझे ए क्रॉस बी की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो फर्स्ट वेक्टर के लॉन्ग राइट हैंड ले जाएंगे, सेकेंड वेक्टर के टुवर्ड्स फिंगर्स को फोल्ड करते हैं। थंब की डायरेक्शन जो होती है क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन देती है। तो ए क्रॉस बी आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन हो गया। वहीं अगर बी क्रॉस ए फाइंड करना है तो फर्स्ट वेक्टर बी हो गया, बी के लॉन्ग राइट हैंड ले गए, सेकेंड के टुवर्ड्स फिंगर्स को फोल्ड किया, थंब की डायरेक्शन इनटू द प्लेन आ रहा है, तो बी क्रॉस ए फाइंड करेंगे तो इनटू द प्लेन होगा। तो ए क्रॉस बी आउट ऑफ द प्लेन, बी क्रॉस ए इनटू द प्लेन। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन हो गई। अब कहीं भी आउट ऑफ द प्लेन शो करना है तो आउट ऑफ द प्लेन शो करने के लिए डॉट करके सर्कल मार्क करते हैं, और अगर इनटू द प्लेन शो करना है तो क्रॉस करके सर्कल मार्क करते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। यानी कि यहां पे अगर मैं ए क्रॉस बी की बात करूंगा तो ए क्रॉस बी ये हो गया मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, और डायरेक्शन ए क्रॉस बी का आउट ऑफ द प्लेन है, डॉट करके सर्कल मार्क कर दिया। नहीं, वहीं बी क्रॉस ए होगा तो क्रॉस करके सर्कल मार्क कर देंगे। तो ये जो है वेक्टर जो हम लोग का क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड इससे आता है, डायरेक्शन हम लोग का राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है भी देखते हैं। राइट हैंड स्क्रू रूल ये बोलता है कि फर्स्ट और सेकंड वेक्टर में फर्स्ट को सेकंड की तरफ रोटेट कराओ। तो ए अगर फर्स्ट है तो इसको सेकंड की तरफ घुमाओ, रोटेट कराओ, तो ये रोटेशन तो एंटी क्लॉकवाइज हुआ ना, और इस रोटेशन से राइट हैंड स्क्रू जिधर मूव करेगा वही क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी। तो अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से स्क्रू तो खुल के बाहर आएगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा। वहीं बी क्रॉस से अगर कोई पूछेगा तो अगर बी क्रॉस से पूछेगा तो बी फर्स्ट वेक्टर हो गया, तो बी को ए की तरफ घुमाएंगे, तो बी क्रॉस ए में बी को ए की तरफ घुमाएंगे तो ये रोटेशन क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। और अगर इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो किधर आएगा, ये इनटू द प्लेन जाएगा। ठीक है, तो आउट ऑफ द प्लेन और इनटू द प्लेन ही आ गया।
तो डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करना है ये समझ गए हम लोग। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन की। जैसे अगर एक वेक्टर ए जो है ऐसे दिया हुआ है और वेक्टर बी ये सपोज ऐसे दिया, कोई पूछे कि ए क्रॉस बी किधर होगा, तो फर्स्ट वेक्टर की तरफ राइट हैंड ले गए, सेकेंड वेक्टर नीचे है, फिंगर्स को सेकेंड की तरफ फोल्ड किया, थंब की डायरेक्शन इधर आ रही है, यानी कि ए क्रॉस बी ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर वेक्टर बी ये हो गया और वेक्टर ए हम लोग का ऐसे दे रखा है, कोई पूछे कि ए क्रॉस बी किधर होगा, तो फर्स्ट वेक्टर की तरफ राइट हैंड ले जाना है, सेकंड आउट ऑफ द प्लेन है, सेकंड वेक्टर की तरफ फिंगर्स को फोल्ड करना है, थंब की डायरेक्शन नीचे आ रही है, तो ए क्रॉस बी इसकी डायरेक्शन ऐसे आ जाएगी। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन। जितना भी जो मैग्नेटिज्म वाला पार्ट है वो मैक्सिमम पोर्शन जो है क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन पे बेस्ड है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल से भी जा सकते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल से भी जा सकते हैं, जो कन्वीनियंट लगे उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो होपफुली समझ में आया होगा। अब इसके एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट दोनों से एक क्वेश्चन करते हैं कुछ। जैसे एकदम एक बेसिक क्वेश्चन आया हुआ है पहले का, अगर ये दिया हुआ है कि इफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू √3 टाइम्स ए डॉट बी एंड a vector c is equal to a plus b, then find magnitude of vector c। अगर मॉड ऑफ a क्रॉस b की वैल्यू √3 टाइम्स a डॉट b हो तो मैग्नेट्यूड ऑफ c क्या होगा अगर c a प्लस b के इक्वल है। तो पहला काम क्या करेंगे कि जो ऊपर की जो रिलेशन दी हुई है a क्रॉस b इक्वल टू मॉड ऑफ a क्रॉस b इक्वल टू √3 टाइम्स a डॉट b, उससे हम लोग एंगल फाइंड करने का ट्राई करेंगे। तो सिंस मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू √3 टाइम्स ए डॉट बी, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अभी हम लोगों ने लिखा था, कितना था, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा था ना, और ए डॉट बी कितना था जी, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा था। डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता था और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता था, अभी पढ़े थे हम लोग। यहां से हम लोग जो है चाहें तो थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कॉस को डिवाइड करो तो tan थीटा कितना आ गया जी, tan थीटा आ गया √3, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई जी, 60 डिग्री। तो जो फर्स्ट रिलेशन है ए डॉट जो एक मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू √3 टाइम्स ए डॉट बी, उसको यूज करके पहले हम लोग थीटा फाइंड कर लिए। एंड अब अगर ए और बी के बीच का एंगल थीटा पता चल गया है तो बोला है कि जो वेक्टर सी है, वेक्टर सी इज ए प्लस बी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो वेक्टर एडिशन अभी पढ़े हम लोग, मॉड सी की वैल्यू क्या होगी, √a² प्लस b² एंड प्लस 2ab cos थीटा, यही होगा ना। तो ये हो जाएगा √a² प्लस b² एंड प्लस 2ab एंड cos थीटा, cos 60 डिग्री, cos 60 एंड cos 60, ये तो 1/2 होता है ना, तो कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, √a² प्लस b² एंड प्लस ab, ये आ गया मॉड ऑफ सी। तो इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, एडिशन दोनों का यूज आ गया। इसी में सब्ट्रैक्शन वेक्टर भी बोल सकता था कि अगर वेक्टर सी जो है a माइनस बी है तो मॉड ऑफ सी क्या होगा, तो भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो एक मिक्स क्वेश्चन हो गया कि डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट एंड एडिशन ऑफ वेक्टर्स, इनको कैसे जो है हम लोग जो है मिक्स कर सकते हैं आपस में।
ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करने का ट्राई करते हैं। अब एक चीज जैसे यहां पे मैं डिफाइन करूंगा कि जैसे डॉट प्रोडक्ट जो है, डॉट प्रोडक्ट अभी डिफाइन किए थे, फिर से प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं। डॉट प्रोडक्ट हम लोग डिफाइन किए थे ए बी कॉस थीटा। अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हों, अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हों, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री। और थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री हो गया तो कॉस थीटा की वैल्यू 0। यानी कि अगर ए और बी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा। और वहीं क्रॉस प्रोडक्ट में देख सकते हैं कि साइन थीटा आ रहा है, तो साइन थीटा 0 कब होगा, या तो थीटा 0 डिग्री नहीं तो पाई। यानी कि ए और बी को पैरेलल होना पड़ेगा। तो अगर ए और बी दो पैरेलल वेक्टर्स हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये भी आगे के लिए ध्यान रखेंगे कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है एंड दो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। ध्यान रहेगा ये चीज। ठीक है, अब इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं, वो क्वेश्चन आया हुआ भी है पहले। जैसे क्वेश्चन ये दिया था कि इफ अ वेक्टर टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, देन कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए दिया हुआ था टाउ डॉट आर इज इक्वल टू टाउ इंटू आर। ऑप्शन बी टाउ डॉट एफ इज इक्वल टू टाउ इंटू एफ। ऑप्शन सी टाउ डॉट आर प्लस एफ इज इक्वल टू 0। एंड ऑप्शन डी टाउ डॉट आर इज इक्वल टू 0। तो ये ऑप्शन दे रखे थे, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो क्या क्या ऑप्शन सही हो सकता है, अगर ये कोई पूछे तो कैसे इसको जो है हम लोग जज करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो टाउ वेक्टर है, टाउ को बोला है कि टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है। एंड दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है हमेशा उन दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन ही डिफाइन होती है। डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द टू वेक्टर्स। जिन दो वेक्टर्स का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, उस क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन होती है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द टू वेक्टर्स। तो जिस प्लेन में आर और एफ रहे होंगे उस प्लेन के तो टाउ परपेंडिकुलर होगा। एंड अभी हम लोग डॉट प्रोडक्ट में पढ़े हैं कि अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो ये चीज कंफर्म है कि जो टाउ वेक्टर है इट इज परपेंडिकुलर टू आर एंड परपेंडिकुलर टू एफ। तो परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट तो 0 होगा। यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये सही हो जाएगा। टाउ डॉट आर इज 0 एंड टाउ डॉट एफ इज ऑल्सो 0। तो ये ऑप्शन सही होगा। एंड दूसरा ये भी ऑप्शन सही होगा, टाउ डॉट आर इज 0। तो ये समझे होंगे इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कि इसमें बेसिक दो चीजों को लेकर चला है, दो चीजों के बारे में डिस्कस किया है। क्वेश्चन का थीम भी समझना चाहिए कि क्या चीज जानना चाह रहा है एग्जामिनर। कि पहले तो ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन पता है कि नहीं पता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन जिस प्लेन में वेक्टर्स होते हैं उस प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। एंड दूसरा, जब दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो दोनों कॉन्सेप्ट जो है इस क्वेश्चन से चेक होते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग के वेक्टर में 3D वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर दो वेक्टर्स ऐसे दिए हुए, इफ वेक्टर ए जो है ये अगर एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में दे रखा है कि ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप एंड प्लस ए जेड के कैप, एंड वेक्टर बी इज बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप, जहां पे ए एक्स ए वाई ए जेड ए का एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट है और बी एक्स बी वाई बी जेड
बी का एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट है। तो इनके लिए डॉट प्रोडक्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि देन ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये हम लोग का डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला हो गया। और इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने का भी फॉर्मूला होता है। अगर ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो ए क्रॉस बी ये जो होता है ये डिटर्मिनेंट से आता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ, पहले आई जे के को लिखते हैं, आई कैप जे कैप के कैप, एंड देन ए के कंपोनेंट जो पहले लिखा हुआ है, तो ए एक्स ए वाई ए जेड, एंड देन बी के कंपोनेंट बी एक्स बी वाई बी जेड। ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि डॉट प्रोडक्ट से हम लोग जो है वर्क फाइंड करते हैं, पावर फाइंड करते हैं। तो आगे जैसे जैसे इसका यूज आएगा डॉट प्रोडक्ट का यूज करके वो कैलकुलेशंस करेंगे हम लोग। एंड क्रॉस प्रोडक्ट से जैसे टॉर्क का कैलकुलेशन होता है, टॉर्क फाइंड किया जा सकता है, एंगुलर मोमेंटम फाइंड किया जा सकता है। तो ये सारे कैलकुलेशन जहां जहां आगे चैप्टर्स में आएंगे वहां पर हम लोग इसको देखेंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये हम लोग का एक बेसिक थीम हुआ, बेसिक ओवरव्यू हुआ कि वेक्टर्स में क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट होती हैं और बेसिक मैथ्स में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो ओवरऑल इस पूरे लेक्चर का, पूरे आज के लेक्चर का अगर समरी बताया जाए तो एक पॉइंट में समराइज करता हूं बच्चों। बेसिक मैथ्स में किन किन बातों को ध्यान रखना है? ट्रिगोनोमेट्री के कुछ पार्टिकुलर फॉर्मूले जो मैंने यहां पे बताया उनको ध्यान रखना होगा। ट्रिगो ध्यान रखेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, थोड़ा सा इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद रखेंगे, इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करते हैं उसका रूल समझ लेंगे, मैक्सिमा मिनिमा का रूल क्या हो जानेंगे, और प्लस ग्राफ्स के जो मैंने लिस्ट डाउन किया उन ग्राफ्स को पढ़ लेंगे। तो बेसिक मैथ्स वाला वो पोर्शन जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। वेक्टर्स में जैसे बात करते मैंने बोला कि की पॉइंट क्या क्या है वेक्टर्स में। वेक्टर एडिशन है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन है, डॉट प्रोडक्ट है एंड क्रॉस प्रोडक्ट है। सबके रूल्स क्या है ये मैंने बताने का ट्राई किया। अब इन पे क्वेश्चंस किस किस वैरायटी के आ सकते हैं उस पर भी मैंने एक बेसिक आइडिया देने का ट्राई किया। तो इन पॉइंट्स को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे। बात रही एकदम ज्यादा फोकस करने की तो वेक्टर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स जो उसको अच्छे से पढ़ना है। जो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट में क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे फाइंड करना है इस पे बहुत सारी चीजें आगे बेस्ड हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन जो होगी उसका बच्चों जो है थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना होगा। तो होपफुली आज जो मैंने बेसिक मैथ्स और वेक्टर को एक सिंगल लेक्चर में समराइज करने का ट्राई किया, जो रिवीजन करने का ट्राई किया, वो होपफुली आप लोग के यूजफुल आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में काइनेमेटिक्स के वीडियो के साथ, जिसमें 1D मोशन जो है 1D मोशन को समराइज करने का ट्राई करूंगा। और आगे आज चूंकि फर्स्ट लेक्चर था तो थ्योरी, बेसिक थ्योरी पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दिया मैंने। आगे के लेक्चर्स में हम लोग ट्राई करेंगे कि बेसिक थ्योरी शॉर्ट में निपटा के, जो फॉर्मूले हैं शॉर्ट में निपटा के, पार्टिकुलरली क्वेश्चंस पे हम लोग ट्राई करेंगे। क्वेश्चंस किस वैरायटी के आते हैं उनका प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, क्योंकि ये बेसिक चैप्टर्स हैं, बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स हैं, एलिमेंट्री चैप्टर्स हैं। तो इनमें ज्यादा क्वेश्चंस पे मैंने वेटेज नहीं दिया, लेकिन काइनेमेटिक्स से क्या होगा, क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करेंगे और थ्योरी जो है बस बेसिक रिवीजन करेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, नए चैप्टर के साथ, नए जोश के साथ। धन्यवाद।